स्टार्ट करें, मुझे पूरा फोकस आपका चाहिए। चलिए, ओके गाइस, सो अभी जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं एज पर योर बुक, इट इज चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नाउ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर में से 6 मार्क का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। ठीक, सो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि 6 मार्क ये हमारे फिक्स ही रहते हैं। मेरा आज तक कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा है जिसने ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया हो और वो गलत कर आया हो या छोड़ कर आया हो। सो पूरा फोकस रखेंगे, जहां भी डाउट होगा पूछेंगे। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ऐसा इस चैप्टर में जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो गाइस, चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, सर इसके पहले भी तो हमने नेशनल इनकम वाला चैप्टर करा। गाइस इसके पहले जो हमने चैप्टर करा था वो था एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में हमने एक्चुअली क्या देखा था कि नेशनल इनकम के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, विच आर द वेरियस इंडिकेटर्स विच शोज द नेशनल इनकम फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कैलकुलेशन नहीं करा था, हमने एग्रीगेट्स देखे थे कि कौन कौन से एग्रीगेट। जैसे अकाउंट्स में होता है ना कि अगर आपको इफ यू वांट टू नो द प्रॉफिट तो आपके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, एक नेट प्रॉफिट भी होता है, दो प्रॉफिट होते हैं। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? सिमिलरली हमने नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स देखे, अब हम ये देखेंगे कि ये नेशनल इनकम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होती है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके गाइस, सो इसके पहले मैं एक चैप्टर नंबर 1 करवा चुका हूं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको बताया था कि जो इनकम जनरेट होती है एक नेशन में, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। गुड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए रहते हैं, इनपुट्स चाहिए रहता है, जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो इनकी मदद से प्रोडक्शन किया जाता है। अब जब प्रोडक्शन किया जाता है तो बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने इनको सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो ये जो यहाँ पे जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन स्टेज है, ये क्या करेंगे, ये पैसा देंगे। किसको पैसा देंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये क्या करेंगे, इनको इनकम देंगे। तो इसलिए दूसरे स्टेज का नाम क्या होता है? इनकम स्टेज। सो पहला क्या था? प्रोडक्शन स्टेज, जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस कैसे होता है? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। सो अब प्रोडक्शन हो गया, तो जहां पर प्रोडक्शन हुआ है फैक्ट्री में, वो क्या करेगा? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम देगा, सैलरी वगैरह या जो भी है वो देगा। तो सेकंड स्टेज आती है इनकम स्टेज। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही इनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? ठीक, अब ये इनकम स्टेज में इनके पास पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया। अब ये लोग क्या करेंगे? इस पैसे को कंज्यूम करेंगे, इसका खर्चा करेंगे। तो कौन सा स्टेज आएगा? एक्सपेंडिचर स्टेज। ठीक, तो जिनके पास इनकम आई वो क्या करेंगे? इस पैसे का खर्चा करेंगे। किस चीज में खर्चा करेंगे? वो लोग इस पैसे से वही चीजें खरीदेंगे जो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार फिर शॉर्ट में समझाता हूं। मैंने आपको क्या बोला कि हमारे इकोनॉमी में होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ प्रोडक्शन स्टेज पर प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन के लिए जिन लोगों ने प्रोडक्शन में हेल्प करी होगी, तो फैक्ट्रीज ने उन लोगों को इनकम दिया होगा। मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको पैसा। तो सेकंड स्टेज आती है इनकम स्टेज। इनकम स्टेज में लोगों के पास पैसा आ जाता है। फिर पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं? इस पैसे को खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी थी उसी को वापस परचेज करते हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस हमारे सामने आती हैं। कौन कौन सी स्टेज आती है? एक आती है प्रोडक्शन स्टेज, ये आती है कौन सी? इनकम स्टेज, और तीसरा आता है हमारा एक्सपेंडिचर स्टेज। ठीक,
सो इस स्टेज में हमने ये चीज जो इस स्टेज में हमने सीखा था, सीखने लायक बात क्या थी कि जितना प्रोडक्शन होगा उतने ही प्रोडक्शन स्टेज वाला इनको पैसा दे देगा, क्योंकि प्रोडक्शन किसकी हेल्प से हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो जैसे लैंड, लेबर, तो लैंड के लिए रेंट दे देंगे, लेबर के लिए उनकी सैलरी दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये इनको इनकम मिल जाएगा, है ना। इनको प्रोडक्शन हुआ, इन्होंने क्या करा, इनको इनकम वो दे देंगे। फिर जैसे ही इनकम आ जाएगी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर स्टेज। और खर्चा किस चीज पर होगा, खर्चा सेम इसी चीज पर होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, सेम उसी स्टेज पर उसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए वो लोग खर्चा करेंगे। ये समझ में आया गाइस जो मैंने बोला? दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो यहां से मुझे क्या समझ में आया, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम होगा, यस और नो। एक स्टेज पे जितना प्रोडक्शन हो रहा है दूसरे स्टेज पर उसी को ही इनकम बोला जाएगा। सिमिलरली सेकंड स्टेज में ये बोल सकता हूं, जितना इनकम होगा उतना एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा, जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही प्रोडक्शन भी होगा, यस और नो। ठीक, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो मैं आपको कहानी बता रहा था, ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था कि नेशनल इनकम जो है वो आप तीनों स्टेजेस से कैलकुलेट कर सकते हो। आप प्रोडक्शन की स्टेज से अगर अपने देश की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, या इनकम की स्टेज से आप अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, या एक्सपेंडिचर की स्टेज से नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तीनों स्टेज पर टोटल इनकम सेम ही होगा, यस और नो, है ना। क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही इनकम जनरेट हो रहा है, जितना इनकम हो रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, और एक्सपेंडिचर किस पर हो रहा है, सेम उतना ही जितना प्रोडक्शन हो रहा था। सो हियर देयर what I want to say, we can calculate a national income at all the three stages, and the total national income at all the stages will be same, है ना। सो गाइस यही हमारे 3 मेथड्स हैं, किसके, नेशनल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन या मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा मेथड है, पहला स्टेज कौन सा है, पहला स्टेज है प्रोडक्शन स्टेज। तो फर्स्ट मेथड जो होता है उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ये फर्स्ट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का। ये कौन सी स्टेज पर कैलकुलेशन करता है, प्रोडक्शन की स्टेज पर कैलकुलेशन करता है। सेकंड मेथड हमारा कौन सा होता है, सेकंड मेथड हमारा होता है इनकम मेथड, जो सेकंड स्टेज पर यहां पर कैलकुलेट होता है। और तीसरा मेथड हमारा कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के गाइस 3 मेथड होते हैं। इस चैप्टर में हमें तीनों मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है, प्लस हम ये भी देखेंगे चाहे आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर लो, आपका नेशनल इनकम हमेशा सेम ही आएगा। यहां तक क्लियर? तो मेरा अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी बताई, मैंने यही बताया कि चाहे प्रोडक्शन से निकालो, चाहे इनकम स्टेज से निकालो, चाहे एक्सपेंडिचर से निकालो, नेशनल इनकम सेम ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू अगेन प्रोडक्शन। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मेथड। पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं। किसके ऊपर करेंगे, डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड, या फिर
प्रोडक्शन। अब इसके पहले कि मैं ये मेथड शुरू करूं, मैं आपसे एक एग्जांपल्स के थ्रू एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हम कौन सा यहाँ पर मेथड कर रहे हैं? प्रोडक्शन मेथड। ये प्रोडक्शन मेथड क्या बोलता है? द टोटल इनकम, द नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू द टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो ये मेथड क्या बोलता है कि आप एक आपकी इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन? गुड्स का नहीं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं वही आपकी नेशनल इनकम होती है। ये मेथड ये बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। तो हमने क्या बोला? जितना प्रोडक्शन होगा वही मेरी देश की नेशनल इनकम होगी। इतना क्लियर है? चलिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है? वीट उगाता है। फिर फार्मर ये वीट क्या करता है? मैं एक ही गुड्स की बात कर रहा हूं, है ना। फार्मर है, उसके वो वीट उगाता है, प्रोड्यूस करता है। फिर ये फार्मर क्या करता है? इसको फ्लोर मिल पे दे देता है। फ्लोर मिल पर क्यों फ्लोर मिल पर दे देता है? ताकि इस वीट से आटा बन सके, फ्लोर बन सके। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? वीट का प्रोडक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर। प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर। यहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये फ्लोर मिल को दे देता है। अब फ्लोर मिल क्या करती है? ये आटा बनाकर बेकरी वाले को दे देती है। क्यों बेकरी वाले को दे देगी? क्योंकि बेकरी वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ केक्स, फॉर एग्जांपल केक बनाएगा वो। और ये बेकरी वाला क्या करेगा? वो सेल कर देगा इसको फाइनल कंज्यूमर को। ठीक है, सेल टू कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजम्पशन, मतलब वो इसको खा लेगा। तो यहां पर स्टेज खत्म हो जाएगी। सो देखिए क्या हो रहा है आपका। हमने बोला कि फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा, फार्मर ने ये जो प्रोडक्शन किया, तो फार्मर ने क्या करा? समझिए 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस करा। इसने ये फ्लोर मिल को दे दिया 100 रुपए में। अब फ्लोर मिल ने क्या करा? इस वीट को लेकर इसका आटा बनाया और 120 रुपए में ये इसने किसको दे दिया? बेकरी वाले को दे दिया। ठीक। अब बेकरी वाले ने क्या करा? बेकरी वाले ने इसका केक बनाया और इसको 180 रुपए में फाइनल कंज्यूमर को दे दिया। ठीक है, तो मुझे बताइए कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ पूरी इकोनॉमी में? अरे यार, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये पूरा इरेज हो गया क्या जो मैंने लिखा था? हाँ सर। अरे यार, चलिए, आप कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए फिर से करते हैं। तो हमने बोला फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को दिया, कितने रुपए में दिया? 100 रुपए में दिया। फ्लोर मिल वाले ने इस पे और वर्क किया और बेकरी वाले को 120 रुपए में सेल कर दिया। और बेकरी वाले ने क्या करा? ये फाइनल कंज्यूमर को 180 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि टोटल हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है पूरी इकोनॉमी में? प्रोडक्शन कितना हुआ? 3 तरीके के प्रोड्यूसर दिख रहे हैं आपको यहां पर। अरे, ये इरेज क्यों हो जा रहा है? अरे यार, फिर से करते हैं यार एक बार। अब नहीं होना चाहिए। यार क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है।
समझ गया क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। अब नहीं होगा। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसने क्या करा, 100, 120, 100 रुपए में इसको बेच दिया इसने, 120 रुपए में बेचा और इधर 180 में आया। तो बताइए टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है पूरी इकोनॉमी में? 400। हाँ जी, 400। इधर 100 रुपीज, इधर 120 और इधर ₹180। तो बताइए कितना आप बोल रहे हो सर टोटल प्रोडक्शन हुआ है ₹400। तो आपने क्या बोला सर? सुनिए, 3 तरीके के प्रोड्यूसर हैं, एक फार्मर प्रोड्यूसर है, एक फ्लोर मिल वाला भी प्रोड्यूस कर रहा है और एक बेकरी वाला भी प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मर का प्रोडक्शन का वैल्यू 100 था, फ्लोर मिल वाले के प्रोडक्शन का वैल्यू 120 था, बेकरी वाले का 180 था। तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन जो हुआ 400 का हुआ। यस सोनू, आप यही बोल रहे हो टोटल प्रोडक्शन। पर गाइस आप इस प्रॉब्लम देखिए क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फ्लोर मिल वाले ने 120 रुपए में बेचा है, इस 120 रुपए में कैसे बेचा है? इसमें से तो 100 वाला वही फार्मर वाला है, 20 रुपीज इसका खुद का है। यस और नो? ऐसे ही जो बेकरी वाला है वो जो 180 में बेच रहा है उसमें 120 फ्लोर मिल वाले का है और खुद का कितना है? ओनली 60। तो अगर मैं ध्यान से यहां पर देखूं तो हो क्या रहा है, आपने अगर 400 यहां पर कैलकुलेशन कर दिया तो क्या होगा, ये जो 100 रुपए है ना वो 3 बार काउंट हो गया। ये जो 100 रुपए आपने करा ना ये वाला, ये 3 बार काउंट हो गया। कैसे? ये 100 रुपए यहां पर भी काउंट हो गया और यहां पर भी काउंट हो गया, तो ट्रिपल काउंटिंग हो गई। 3 टाइम आपने काउंट कर लिया। ऐसे ही जो 120 रुपए में से जो 20 रुपए है ना उसको भी आपने 2 बार काउंट कर दिया है कि यहां पर भी काउंट कर दिया, यहां पर भी काउंट कर दिया। तो क्या आपका आंसर सही है? ये नहीं ना। क्यों सही नहीं है? सो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने क्या करा है, डबल काउंटिंग कर लिया है। अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन को देखना है, इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है 100 रुपए, ठीक? और यहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? आप बोलोगे सर 120 का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें से तो 100 पुराना है जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है इस स्टेज पर। सिमिलरली तो 20 हुआ सर, फिर यहां पर थर्ड स्टेज में आप क्या बोलोगे? सर प्रोडक्शन 180 का हो रहा है लेकिन इसमें 120 पुराना वाला है जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो सर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 180 हुआ है। यस और नो? यस और नो? तो गाइज ये जो आपने 180 कैलकुलेट करा ना, इसको ही बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? इफ यू वांट टू नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन तो आपको क्या देखना चाहिए? एडिशन देखना चाहिए। अगर आप एडिशन ना लेकर टोटल वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा। सो आपने क्या करा? आपने बोला सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हो रहा था? 100, पर पुराना कुछ भी नहीं था तो एक्चुअल प्रोडक्शन 100 ही है। सर यहाँ पर प्रोडक्शन 120 का हो रहा था लेकिन इसमें 100 पुराना इंक्लूड है जो मैंने फार्मर से लिया था, ये वाला 100 ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुका है। तो मुझे कितना लेना चाहिए? 20 रुपीज का ही एक्चुअल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है। 100 रुपए वाला तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका था, आप दोबारा लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बोलोगे सर 180 का प्रोडक्शन हुआ था तो ये एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है ना? सॉरी ये हटा दे। 180 इसमें से 120, ये 120 कौन सा है? ये वाला 100 और ये वाला 20 जो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो सर मुझे सिर्फ 60 को काउंट करना चाहिए,
तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है 180 का हुआ है। समझ में आया? दिस इज व्हाट योर एक्चुअल प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड है। वैल्यू एडिशन मेथड बोलता क्या है, वैल्यू एडिशन का डेफिनेशन जो है उसको हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन टू द वैल्यू, एडिशन टू द वैल्यू। तो आपने यहाँ प्रोडक्शन तो 120 किया, लेकिन इसमें एडिशन कितना किया है आपने अपनी मेहनत से कितना इसमें एडिशन किया है? वो 20 था, तो यू हैव टू कंसीडर 20 ओनली। ठीक है, तो वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन टू द वैल्यू। ठीक सर, ये तो हमें आपने बता दिया कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। अब सर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो मैंने आपको यहां पर क्या बोला था कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है? 180 है। तो 180 एक्चुअली है क्या? ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट ऑल level of production is equals to national income। अब सारी स्टेजेस पर जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, उनको ऐड कर लो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला कैसे? आप देखिए, आपने ये 100 कैसे निकाला? 100 माइनस 0, यस और नो। फिर 20 आपने निकाला कैसे? 20 निकाला आपने 120 माइनस 100, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से का फॉर्मूला क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब देखिए, ये फ्लोर मिल वाले का आउटपुट का वैल्यू कितना था? 120। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब आपने जो प्रोड्यूस करा उसका वैल्यू कितना है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? ये 100 रुपीज जो इन्वॉल्व था 120 में, उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। और अब आप जब सबका वैल्यू एडिशन कर देंगे, सारी वैल्यू एडेड का सम कर देंगे, ऐसा आप सारी स्टेजेस का प्लस कर देंगे। इस स्टेज का आपने प्लस करा, इस स्टेज का प्लस कर दा, इस, तो ये क्या आ गया? 180। सो दिस इज एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल स्टेजेस। सो मेरी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? नेशनल इनकम is equals to sum of value added at all stages of production। या फिर इसको मैं फॉर्मूले के टर्म में कैसे लिख सकता हूं? फॉर्मूले के टर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इधर लिख लेते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सम ऑफ GVA। ये GVA कैसे निकलता है? ये मैंने यहां पर लिखा है, GVA इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये समझ में आया गाइस? इसके पीछे लॉजिक समझ में आया? सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड से अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या लिखा है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू एडेड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये वैल्यू एडेड निकलता कैसे है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, सो यहां पर क्वेश्चन आता है, सर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है क्या? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है गाइस? आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसमें से जो परचेसेस इन्वॉल्व हैं, जो आप किसी और से खरीद कर आए हैं, उसको हटा दो तो
आप वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, हटा दो नहीं, जो आप दूसरों से परचेज कर आए, क्योंकि जो आप खरीद कर आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल क्या ले लें, मैं कूलर बनाता हूं, कूलर का मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिक और आयरन, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल होगा, यस और नो। अब इस प्लास्टिक और आयरन को खरीद कर मैं इसको कूलर में कन्वर्ट करता हूं, तो कूलर मेरा आउटपुट है, और जो प्लास्टिक और आयरन मैं खरीद कर आया हूं वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जो चीज मेरे लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो किसी और के लिए फाइनल गुड्स है, जिसने मुझे बेचा है, ठीक है। तो मैं जब अपना वैल्यू एडिशन देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, भैया मैंने अगर 200 रुपए का कूलर बनाया है तो उसमें 120 रुपए वो प्लास्टिक और आयरन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो मेरा भी प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा, जिसने मुझे बेचा है उसका भी प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा। तो जिसने मुझे बेचा है जब उसका इनकम कैलकुलेट करा होगा तो उसमें प्लास्टिक और आयरन का ऑलरेडी वैल्यू निकल चुका होगा। तो अगर मैं भी इन्वॉल्व कर लूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं अपने आउटपुट में से वो जो मैं परचेज कर आया था उसको माइनस कर दूंगा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये समझ में आया। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में देखें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यूज ऑफ इंटरमीडिएट goods in the production process is termed as intermediate consumption, ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल परचेज from others for further production is known as intermediate consumption। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ये फ्लोर मिल वाले का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, इसका वैल्यू फ्लोर मिल वाले का वैल्यू ऑफ आउटपुट 120 है और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100 है। तो इसने क्या करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 120 था उसमें से 100 माइनस कर दिया, तो इसका 20 ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। ऐसे ही बेकरी वाले ने क्या बोला, मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट 180 है और मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 120 है, तो इसने 180 में से 120 माइनस कर दिया तो 60 इसका ग्रॉस वैल्यू आउटपुट आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। तो हमने सारी ग्रॉस वैल्यू को ऐड कर दिया तो हमें हमारी इनकम मिल गई। समझ में आया, समझ में आया गाइस, बहुत बढ़िया। सो ये फॉर्मूला है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक। चलिए, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं दूसरा वर्ड। तो हमें नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो देख लिया, ठीक। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो आपने खरीदा है ना, परचेसेस। अब गाइस जो आपके परचेसेस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, आपके डोमेस्टिक परचेज भी होते हैं, आपके इंपोर्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपने किसी और देश से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया हो, यस और नो, ठीक। तो सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दोनों आते हैं क्या, हाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दोनों आते हैं, चाहे वो मैंने घर से खरीदा हो, डोमेस्टिक परचेज किया हो, या फिर मैंने बाहर से इंपोर्ट करा हो। बट गाइज आप जब कैलकुलेशन करेंगे, जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो याद रखिएगा, इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, imports should not be added in it।
because intermediate consumption is equals to domestic purchase प्लस इंपोर्ट दोनों। मतलब ये क्या बोल रहा है, आपको किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अमाउंट भी दे देगा, इंपोर्ट्स का भी अमाउंट दे देगा। तो हमें लगता है कि इंपोर्ट भी एक तरीके का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो हम उसको प्लस कर देते हैं। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो दोबारा इंपोर्ट्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। इतना क्लियर? ठीक है, लेकिन इफ डोमेस्टिक, एक बार और बता। मैंने ये बोला बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, टोटल खर्चा। टोटल खर्चा चाहे आपने डोमेस्टिक परचेज किया हो चाहे आपने इंपोर्ट किया हो, दोनों को ऐड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनता है। तो अगर हमें किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो इंपोर्ट्स को दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना लेकर डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया है, इंपोर्ट्स शुड बी एडेड टू कैलकुलेट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन देना है तो इंपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इंपोर्ट्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होंगे, बट अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया है तो इंपोर्ट्स को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमें दो चीजें चाहिए थी, दोनों में से एक चीज के बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरी बात किसकी करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट को बच्चे ना क्या कंसीडर करते हैं, सेल्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था कि ये 120 क्या है फ्लोर मिल वाले का, ये सेल्स है। ये बेकरी का 180 क्या है, ये सेल्स है। तो बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को समझ लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होता है। नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आपने कितना प्रोडक्शन किया है, आपने कितना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो मुझे अब एग्जांपल बताइए, आपने साल में आपने 320 का सेल्स कर दिया और 30 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट 350 होगा या 320 होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट 320 होगा या 350 होगा? नाम से ही क्या पता चल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब कितना बनकर तैयार हुआ, ना कि हमने कितना बेचा है। तो आपने क्या किया, 320 का सेल्स करा है और 30 रुपीज का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये भी तो आपका क्या है, ये भी तो आपका प्रोडक्शन ही है ना, आपने इस साल प्रोड्यूस किया होगा ना ये भी तो। यस और नो? तो जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसीडर करते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे लेते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक क्यों लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, 320 प्लस 30 है ना। तो सर आपने फॉर्मूले में, वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूले में आपने लिखा सेल्स, हमें समझ में आ गया क्योंकि सेल्स वही होता है जो प्रोड्यूस हुआ होगा, उसी का ही सेल्स हुआ होगा। प्लस क्लोजिंग स्टॉक लिखना था ना आपको, आपने चेंज इन स्टॉक क्यों लिखा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गाइज, मेरे पास 30 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने टोटल ओपनिंग स्टॉक था और मैंने क्या करा, 380 रुपीज का सेल किया है, मेरे पास 40 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। आप मुझे ये बताइए कि टोटल प्रोडक्शन मैंने कितना किया होगा, प्रोड्यूस कितना किया होगा मैंने करंट ईयर में। देखिए 420 नहीं, देखो इधर ध्यान से देखना, जो मैंने सेल किया है 380, ये तो मैंने प्रोड्यूस किया ही होगा, यस और नो। ठीक, अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30 है,
और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 40 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 40 कैसे बना होगा, 30 वो जो ओपनिंग स्टॉक है वो वाला है, और प्लस 10 रुपए 10 का करंट ईयर में एडिशन किया होगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं। भाई देखो, जो मैंने सेल करा है, सेल करा है तो गुड्स प्रोड्यूस किए होंगे तभी तो सेल किया होगा। तो मैंने ये मान लिया कि जो मैंने सेल्स करा है ये तो मैंने प्रोड्यूस किया ही किया है करंट ईयर में। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 40, तो मैंने ये माना कि ये जो 40 है ये कैसे बना है, इसमें 30 पुराना वाला इन्वॉल्व है और 10 रुपए जो करंट ईयर में प्रोड्यूस करा होगा उसमें से जो नहीं बेचा है वो है। यस और नो? तो मुझे बताइए, आउट ऑफ दिस 40 करंट ईयर में आपने कितना प्रोड्यूस करा, 30 या 10 या 40 पूरा का पूरा? 10 एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें 30 तो पुराना वाला है, ठीक है, और जो करंट ईयर में एडिशन हुआ है यही तो है। तो आपने क्या करा, आप प्रोड्यूस कितना करा होगा, आपने प्रोड्यूस करा होगा 390 का टोटल प्रोडक्शन करंट ईयर में, सिर्फ इस साल में 380 वाला सेल कर दिया और 10 साल। वो जो 30 है ना वो तो पिछले साल का प्रोडक्शन है ना। हम जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो करंट ईयर के कैलकुलेट करते हैं, ये तो पिछले साल का है तो इसको क्यों कंसीडर करें। तो इस साल में कितना प्रोड्यूस करा, ओनली 10, ये वाला है ना। तो आपने जब फॉर्मूला लिया प्रोडक्शन का, वैल्यू ऑफ आउटपुट का, आपने क्या लिया, देखिए यहां पर सेल्स लिया और आपने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करा, वो लिया। तो ये क्या है, चेंज इन स्टॉक। समझ में आया? बिकॉज हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस कितना किया। तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा सर अगर सोचिए ऐसा होता कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 40 होता और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30 होता, तो फिर आप कैसे अज्यूम करते। तो मैं बोलता कि मैंने हाल फिलहाल मान लिया है कि 380 जो मैंने सेल्स किया है ये मैंने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया, मैंने मान लिया। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक था 40 और क्लोजिंग स्टॉक है 30। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 30 है तो ये 30 तो पूरा का पूरा पिछले साल का होगा, है ना। और तो और 10 रुपए अभी भी ओपनिंग स्टॉक का बचा हुआ है। तो मतलब ये जो 10 रुपए बचा हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, ये मेरा इस साल का प्रोडक्शन नहीं है। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, मतलब मैंने करंट ईयर में कितना प्रोड्यूस करा होगा, ओनली 370। ठीक है, इसलिए गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में क्या ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। ठीक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला जब ओपनिंग स्टॉक 30 था क्लोजिंग 40 था, और दूसरा जब ओपनिंग 40 है क्लोजिंग 30 है। सो मैंने क्या करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्स्ट वाले मेथड, टोटल सेल्स कितना करा 380, प्लस मुझे क्या लेना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक 40 माइनस 30। तो मेरा आंसर क्या आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 380 प्लस 10 दैट इज 390। अब मेथड दूसरे वाले केस में ले लेते हैं, ये केस 1 था, केस 1। अब केस 2 ले लेते हैं, केस 2। इसमें क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, टोटल सेल्स कितना है 380 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 380 माइनस, क्योंकि 30 माइनस 40 माइनस 10 आ जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा, तो ये 370 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है गाइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सर आपने बहुत कुछ समझा दिया, इसको एक बार जरा समराइज करिए कि आपने अभी तक हमें क्या क्या बताया।
Let's summarize. Guys, we have started gross value added method of measuring national income. मैंने आपको क्या बोला कि ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड ये लाइन बोलता है, नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल sum of value addition to the production at all the stages of production. तो इसने क्या बोला, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, आप हर स्टेज पर कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया, क्या बोला कि हमारी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। हर स्टेज पर जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको ऐड कर दो। तो सर अब ये जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू कैसे निकलता है गाइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको क्या बताया, जो आपने रॉ मटेरियल परचेसेस करे वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। सर फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट टू सेल्स प्लस इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया, ग्रेट। ये था अभी जो मैंने जितना भी समझाया उसका समरी यही है। अब इसको हमें यूज करना है फिगर्स के साथ, लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन सी दो चीजें याद रखनी है, पहला इंटरमीडिएट कंजम्पशन includes a value of imports. Therefore, they should not be added. However, if domestic consumption is given, we add imports also. है ना, ये भी क्लियर है। एक और चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, सेल्स या वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स। जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट इंक्लूड होता है, वैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो आप सेल्स कर रहे हो उसमें आप डोमेस्टिक सेल्स भी कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, दूसरे देश में भी कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको दिया है उसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होता है। देयरफॉर एक्सपोर्ट ought be added in value of output. However, if domestic sales is given, exports are added to find the value of output. समझ में आया? ठीक है गाइज, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए 45 मिनट्स लगाया है ना, आपको समझाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगाए हैं। इतनी चीज स्कूल में 5 मिनट्स में बता दी जाती है, 5 मिनट्स में, 5 मिनट में, और फिर बोलते चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब कुछ कुछ बच्चे होते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूले रट जाते हैं तो वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बना क्यों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये क्या होता है, क्यों वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने आपको डिटेल एग्जांपल में समझाया। क्लियर है? ओके, चलिए गाइस,
आगे बढ़े, आज के दिन की लास्ट चीज मैं आपको बता दूं ताकि थियोरिटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के क्या बताया, दैट व्हेन यू आर यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, जब आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो आपकी नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, समेशन ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब मैंने आपको बताया कि गैस नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, इस तरीके से बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं। सो गैस, ये जो आपने जीवीए निकाला है ना, ये एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं है, ये उसका एक एग्रीगेट निकला है। तो जो जो इस मेथड से जो आप जीवे समेशन जीए से जीवीए मतलब नेशनल इनकम जो आप कैलकुलेट करते हो ना, उससे क्या आता है आपको पता है, ये आया है आपका जी डी पी एमपी। मतलब इस मेथड से जो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट आप निकालते हो ना, वो जीडीपी एमपी निकलता है। इज इट क्लियर? कैसे जीडीपी, देखिए आपने यहाँ जीवीए में जी क्या है, ग्रॉस, तो ये ग्रॉस। वी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आपने कितना सेल किया है, तो डोमेस्टिक। और पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनकम। और मार्केट प्राइस, सर मार्केट प्राइस आपको कैसे पता चला ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट नहीं है? क्योंकि गाइज आप क्या कंसीडर कर रहे हो यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या इंक्लूड है, सेल्स इंक्लूड है। और सेल्स मार्केट प्राइस पर होती है कि फैक्टर कॉस्ट पर होती है? मार्केट प्राइस पर। इसलिए आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इससे क्या निकलता है, इससे आपका निकलता है जीडीपी एमपी, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, जब आप वैल्यू, अब नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, एनएनपी एफसी होता है नेशनल इनकम का मतलब। लेकिन जब मैं वैल्यू एडेड मेथड यूज करूंगा, वैल्यू एडेड मेथड, तो इससे मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जीडीपी एमपी। फिर मैं क्या करूंगा, इस जीडीपी एमपी को एनएनपी एफसी पे कन्वर्ट कर दूंगा, यही तो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलिए इस मेथड से मेरा जीडीपी एमपी आ गया, मुझे एनएनपी एफसी कैलकुलेट करना है। तो जीडीपी एमपी मैंने कैलकुलेट कर लिया इस मेथड से, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है प्लस कर दूंगा एनएफआईए, और एमपी को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आया? समझ में आया? ग्रेट ग्रेट। तो यहां पर क्या हुआ, 4 स्टेजेस में आपका कैलकुलेशन होता है। स्टेज 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। स्टेज 2, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टेज 3, calculate GVA, that is GDPMP। ऐसे निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है। और फिर आपका आएगा स्टेज 4, कन्वर्ट जीडीपी एमपी इनटू बीएफसी। समझ में आया? सो व्हाट आई हैव डन टुडे, मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाया है, मेथड 1, जिस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट मेथड, यहां पर मैं इसको बढ़िया से शानदार से कलर में डाल लेता हूं। सो वी हैव स्टार्टेड विथ फर्स्ट मेथड, जिसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया, और ये इसकी समराइज्ड पार्ट था इतना। ये जो है ये इसकी समरी है।
ये समरी है हमारी। ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ये हमारी समरी थी। ठीक है, ये ऐसा लिखने लगे। सो आज मैं इसका प्रैक्टिकल एक करवाऊं क्या, कि नेक्स्ट क्लास में करें? नहीं सर, कभी नहीं। नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, तो सर आज ज्यादा हम हो गया। ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि जब डीप में समझते हैं तो ऐसा ही होता है। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप किसी और टीचर से अब समझोगे तो, क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकल बेस बता दिया है कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और शुरुआत में एक बार समराइज भी कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।